हेलो दोस्तों। हिंदी युग बाई वीरेंद्र सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा उपन्यास है मानस का हंस, जो आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में है। इसके जो रचनाकार हैं अमृतलाल नागर हैं। प्रकाशन वर्ष जो है इसका 1972। अमृतलाल नागर का जन्म 17 अगस्त 1916 गोकुलपुरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। जो इनकी मृत्यु है, निधन है, 23 फरवरी 1990 में हुई। सन 1953 से 1956 तक ये आकाशवाणी लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर रहे। ठीक है। उसके बाद चकल्स पंथ का संपादन कार्य भी इन्होंने किया। ठीक है। चकल्स पत्र का जो इन्होंने संपादन किया है। नागर जी ने मेघराज, इंद्र व तस्लीम लखनवी के नाम से भी लेखन किया। तो आपने ये याद रखना है कि नागर जी ने मेघराज इंद्र और तस्लीम लखनवी के नाम से भी लेखन किया, जो उपनाम छद्म नेम से। ठीक है। मानस का हंस उपन्यास पर इन्हें उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 1973-74 में राज्य साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 1981 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके उपन्यास देखते हैं। सबसे पहला उपन्यास है महाकाल 1947, बूंद और समंदर 1956, शतरंज की मोहरें 1959, सोहाग के नूपुर 60, अमृत और विष 66, सात घूंघट वाला मुखड़ा 68, एकदा नैमिषारण्य 72, मानसकांश में 72, नच्यो बहुत गोपाल 78, खंजन नयन 81। ये क्या है? खंजन नयन जो है ये सूरदास से संबंधित है। और वो जो मानस का हंस है वो तुलसीदास की जीवनी है, उपन्यास है, जीवनी पर एक उपन्यास है। बिखरे दिन के 82 में, करवटें हैं 85 में, और पीढ़ियाँ 1990 में। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। महाकाल 1947, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नौकर 1960, अमृत और विष 66, सात घूंघट वाला मुखड़ा 68, एकदा नमशरण्य 72, नच्यो बहुत गोपाल 78, खंजन है 81, बिखरे तिनके 82, करवटें 85 और पीढ़ियाँ 90। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण बिंदु। 1972 में प्रकाशित यह उपन्यास रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। यह लखनवी अंदाज में लिखा गया उपन्यास है। किस अंदाज में? लखनवी अंदाज में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में नागर जी ने धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवाद का वर्णन जरूर किया है, लेकिन इससे ऊपर उठकर यह मानवतावादी दृष्टि देख सकते हैं इस उपन्यास में। ठीक है। इसमें इन सब से ऊपर सांप्रदायिकता, धार्मिक, जातिवाद से उठकर मानवतावादी दृष्टिकोण हम इसमें देख सकते हैं, लखनवी अंदाज में किया है। इस उपन्यास में तुलसीदास जी का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है। यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिक के समान का सम्मान पा चुका है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। अगर विधा पूछ ले जाए तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। और ठीक है, मानस का जो अर्थ है इसमें वो मानस का जो अर्थ है वो क्या है? मनोभाव, मन में उत्पन्न संकल्प, मन से के द्वारा, या रामचरितमानस। ठीक है। उसके बाद हंस का जो है वो आत्मा से संबंधित है। जो हंस शब्द मानस का हंस है ना, तो आत्मा से, अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य, एक प्रकार से सन्यासी या शुद्ध आत्मा, ये हंस। ठीक है। इस सॉरी, इस उपन्यास में तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मनस्थिति व रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति के दर्शन होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म, इसमें ये 1511 पर जो हमने पढ़ा था ना गोस्वामी, तो उसमें 1532 है, वही सही माना जाता है। ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जन्म के बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, इसलिए अमृतलाल नागर ने को तुलसीदास की जीवन गाथा लिखने के लिए जनश्रुतियों और लोक गाथाओं का सहारा लेना पड़ा। तो इनका जन्म जो है 1532 ही है, आपने ये ध्यान रखना है। देखिए उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन से हैं। तुलसीदास इसका केंद्रीय पात्र है। रत्ना, तुलसीदास की पत्नी, जो रूप सौंदर्य की धनी है, इसे रत्नावली के नाम से जाना जाता है। पंडित दीनबंधु रत्नावली के पिता हैं। तुलसीदास के ससुर मैना, कहारिन, बतासो, श्यामो की बुआ नखू, मनकू, बकरीदी चाचा दर्जी, बाबा तुलसीदास की आयु से 4 दिन बड़े। पंडित गणपति उपाध्याय बाबा के पुराने शिष्य। हुलसिया पंडिताइन की मुंह बोली ननद हुलसिया। ठीक है। उसके बाद संत बेनी माधव दास जो इनके शिष्य थे, सुकरखेत के निवासी,
उम्र 50 से 55 वर्ष थी। रामू त्रिवेदी काशी से आए हुए बाबा तुलसीदास के शिष्य। कथानक क्या है इसका? अगर आपको ना ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। तुलसीदास का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब भारत प्राचीन संस्कृति से समन्वित मुगलों के पैरों तले दबा हुआ था, अर्थात जब देश में संकट आया हुआ था, युद्ध चल रहा था तथा सत्ता में हस्तांतरण हो रहा था। तब तुलसी का जन्म हुआ। जन्म के समय माता की मृत्यु, पिता द्वारा त्यागे जाने पर तुलसी का बचपन अभावों में बीता। एक दाई पार्वती ने इन्हें पाला, लेकिन वह भी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। जो ये तुलसीदास के बारे में जो भी है ये उपन्यास में से ही है, ठीक है। और लेकिन वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी, इसलिए तुलसीदास का जीवन भी कुछ वैसा ही रहा। उस वक्त तुलसी जी का नाम राम बोला हुआ करता था। पार्वती के निधन के पश्चात भटकते भटकते ये सुकरखेत जा पहुंचा तथा वहां एक हनुमान मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगते हैं। इस तरह से शुरू हुई उनकी हनुमान भक्ति। वह मंदिर के बंदरों के साथ घुल मिल गए, व उनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात नरहरि बाबा से हुई। बाबा ने इन्हें भीख मांगने के जीवन से हटाया व साथ ही रहने दिया। नरहरि बाबा आगे चलकर इनको काशी ले आए तथा काशी के महान विद्वान शेष सनातन के सानिध्य में छोड़ दिया। यह उस समय के बालक ही होते तथा अपने डर को खत्म करने के लिए हनुमान जी को याद करते थे और तथा उनके पद गुनगुनाने लगते, जिससे ही हनुमान चालीसा की रचना संभव हुई। कई वर्ष बीत गए। बालक राम बोला अब 23-24 वर्ष के तुलसीदास शास्त्री हो गए। तुलसीदास काशी के नए पंडितों में प्रशंसा पा रहे हैं। लोगों को चौपाइयाँ सुनाने आदि का कार्य भी वह करते हैं। इसी दौरान उनकी एक मोहिनी नामक वैश्या से मुलाकात होती है तथा इसकी पुष्टि कुछ पंक्तियां दोहे से होती है। तन तफरत तुब मिलन बिन, ठीक है, तन तफरत तुम मिलन बिन। कुछ का मानना है कि तुलसीदास जी का यह दोहा अपनी पत्नी के लिए लिखे थे, पर सभी को पता है कि तुलसी अपनी बीवी से ऐसे चिपके हुए थे कि उन्हें मायके तक की नहीं जाने देते थे। फिर बाबा उन्हें यह दोहावली चिट्ठी भला क्यों भेजते। तथा एक अन्य दोहे में तरुणी शब्द का प्रयोग हुआ और अगर तुलसीदास पत्नी के लिए कुछ लिखते तो भमनी शब्द का प्रयोग करते। तरुणी शब्द थोड़ी अपरिचय का बोध कराता है। मृग नयनी के नयन सर को अस लागी ना जाही उक्ति भी गवाही देती है कि नौजवानी में वे किसी के तीरे निमिकश में बंधे होंगे। ना समझ जवानी में काशी निवासी तुलसी को किसी ऐसे दौर से गुजरना कोई अनहोनी वाली बात भी नहीं है। तुलसी के बाद में मोहिनी का त्याग कर दिया, राम भक्त में वापिस लग गए। बाद में तुलसी जी का विवाह पंडित दीनबंधु की पुत्री रत्नावली से हो गया। ये रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। कुछ समय बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन किसी बात पर रत्नावली को मायके जाना पड़ा। तब तुलसी ये वियोग सहन नहीं कर पाए और आधी रात में ही उमड़ती नदी को पार करके रत्नावली के पास पहुंच जाते हैं। उनको देखकर रत्नावली खुश बिल्कुल नहीं होती तथा ऐसी बात कह देती है जो उनके दिल को चुभ जाती है। रत्नावली का व्यंग्य स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर है। नारी भले कामवश माता क्यों न बने, किंतु माता बनकर वह निष्काम हो जाती है और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व बोध भली प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता। तुलसीदास को सब कुछ समझ आ जाता है तथा वे अपना घर परिवार हमेशा के लिए त्याग कर काशी चले जाते हैं तथा वहां आकर वाल्मीकि रामायण को बाँचने लगते हैं तथा वहीं से उन्हें रामचरितमानस को लिखा। एक दिन पुत्र के निधन के पश्चात रत्नावली तुलसीदास जी के पास आती है। वह उनके साथ मंदिर में ही को बोलती है, परंतु तुलसीदास अब सिर्फ राम भक्त में ही लीन थे। रहने के कारण उनके उनको साथ रखने से मना कर देते हैं। रत्नावली सब समझ जाती है। वह उससे कहती है कि जब मैं मरने को हूँ उससे पहले आप आकर मुझे अपने दर्शन दे जाना। तुलसीदास उनकी बात मान लेते हैं। एक दिन जब रत्नावली की मौत का समय नज़दीक आया तो तुलसीदास जी वहां जाकर उसे अपने दर्शन दिए। तब तो रत्नावली बड़े सुकून से मर सकी। अब उसे अपने पति पर गर्व था। रत्नावली की मृत्यु के 1 साल बाद तुलसीदास जी की भी मृत्यु हो जाती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। कथन देख लीजिए जो है उपन्यास में, ये है कथन। मैं प्रीति को बढ़ाना चाहता हूँ पर प्रीति क्यों नहीं होती। तुलसीदास भगवान श्री राम से कहते हैं मैं प्रीति को तो बढ़ाना चाहता हूँ पर प्रीति नहीं हो रही, कि मैं आपसे प्रेम तो करना चाह रहा हूँ और बढ़ाना चाह रहा हूँ पर वो बढ़ नहीं रहा है। तो ये बात तुलसीदास ने राम से कही। उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ वह इतना संजीव, तर्क संगत और सुसंबंधित है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी यह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। गोपाल राय, ठीक है। हिंदी कथा साहित्य में भले ही
प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उसके उनके गोदान की टक्कर का कोई अगर कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चय ही मानस के हंस को स्वीकार करेंगे। डॉक्टर योगेंद्र। उसके बाद देखिए, टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती, वह अपनी सारी भव्यता कलात्मकता को क्रूर और गंवार लगता है। ये मानस का हंस पृष्ठ संख्या 374 पे है। तो इस तरह जो मानस का हंस था, जो उसके महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने इसमें देखे, कौन कौन से पात्र थे और इसकी क्या कहानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।